हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KWH कुणाल विजडम हाउस। मैं आपका दोस्त कुणाल सोलंकी। आ, जैसे कि आज आपने टॉपिक देखे कि पावरफुल कौन, राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी। तो इस संबंध में वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य है कि आप जान पाए कि राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है तथा ये इनके चुनाव में हमारी क्या भूमिका होती है और हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंस होता है, कि हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो हम कार्य करते हैं, जिसमें चुनाव लड़ते हैं, चुनाव ये लोग लड़ते हैं, जो हम वोट देते हैं, तो हमारे लिए जिम्मेदार कौन है, राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी जो वो कार्य करते हैं उनके लिए। तो हम इन्हीं के माध्यम से देखेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों में, इनके कार्य शक्ति तथा चुनाव चुनाव जो माध्यम होता है उसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। और इसे मैं बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले होंगे वो भी बहुत बहुत ही आसानी से समझ पाए इन टॉपिकों को। क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जान पाते कि, मतलब बहुत से तो नहीं कहेंगे, मतलब मिनिमम लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में नहीं जान पाते कि ये होते क्या है, कौन है, मतलब इनका क्या कार्य होता है, क्या कार्य नहीं होता, कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए। तो वही सब हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो फर्स्टली हम एक स्टोरी वाइज जानेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है ये तो हमने ब्रिटेन से लिए हैं, लेकिन आपने बहुत ही पहले कहानियों में भी सुने होंगे कि हमारे जो रियासतें होती थी वहां पर भी राजा और प्रधानमंत्री होते थे। तो हम पहले सिंपल वे में समझेंगे, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बेस समझेंगे, जैसे हमारे आर्टिकल में क्या क्या दिया है इनके बारे में, इनकी कार्यों के बारे में। तो वही चीज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली हम राष्ट्रपति के बारे में जान लेंगे। राष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्र से तात्पर्य हो जाता है मीन्स, राष्ट्र मीन्स देश और पति मीन्स स्वामी या मालिक। तो ये हो गया देश, और इसका जो स्वामी होता है वो होता है राष्ट्रपति, जो हम सरल भाषा में कहें तो राजा। अब ये हुआ राजा, तो फिर राजा तो अकेला पूरा काम नहीं कर सकता। अब इसके लिए कुछ सलाहकार होंगे, इसके जो सेनापति होंगे वो सब होते हैं काम करने के लिए, कि ये वाला काम कौन करेगा, विदेश जाने वाला काम कौन करेगा, स्वास्थ्य वाला विभाग कौन निकालेगा, मतलब कौन देख रेख करेगा, कृषि वाला कौन देखेगा। तो इन सभी के इसको सलाह देने के लिए एक जो सलाहकार होता है उसे कहते हैं मंत्री। ये होता मंत्री, और ये होता राष्ट्रपति मतलब राजा। अब राजा हुआ, इसका सलाह देने के लिए मंत्री होता है। अब मंत्री भी बहुत सारे होते हैं, तो उन्हीं में से सभी का जो मेन होता है मंत्री, उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। आपने भी देखे होंगे एक मंत्री नहीं होता हमारे यहाँ पर, बहुत सारे मंत्री होते हैं। अब मंत्री को भी मैनेज करना पड़ेगा ना, तो उनको मैनेज करने के लिए एक मंत्री होता है प्रधानमंत्री, उसे पीएम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और ये राष्ट्रपति। तो सिंपल वे में, जैसे कि इनको कार्य को समझने के लिए हम एक स्टोरी देखेंगे। जैसे बचपन में हम खेलते थे एक चोर चिट, आपने देखेंगे, मैं तो बहुत यूजुअली बहुत खेला हूं। अब पता नहीं आप सभी लोग खेले कि नहीं खेले। स्कूल में भी खेलते थे हम, जब टाइम मिल जाए तो चोर चिट खेलते थे। वहां पर 4 चीजें होती थी, एक होता था राजा, एक होता था मंत्री, एक होता सिपाही, और एक होता चोर। तो जो चारों चीट को 4 लोगों के पास जब दिया जाता था, तो जो राजा होता था वो बोलता था मैं राजा हूं। फिर ये पूछता था मेरा मंत्री कौन, तो जो मंत्री होता था वो बोलता था मैं हूं मंत्री। फिर राजा इसको आदेश देता था कि मंत्री चोर का पता लगाओ। तो यहाँ पे काम किसको करना पड़ता था, मंत्री को, इन दोनों में से गैस करने के लिए कि चोर कौन होता था, या सिपाही चोर या फिर राजा चोर, इन दोनों में से गैस करना पड़ता था उसे कि चोर कौन होता था। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे, आदेश दे रहा मंत्री को, मतलब राजा कुछ काम नहीं कर रहा है, राजा सिर्फ बैठे रह रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है, मंत्री चोर को ढूंढेगा कि चोर कौन सा है। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर भी,
कि जो राष्ट्रपति होता है वो आदेश देता है और मंत्री काम करता है। लेकिन जो ये व्यवस्था थी ये सिर्फ प्राचीन समय में थी, मतलब ये पुराने समय में थी कि जो राजा होता था वो सिर्फ बैठ के आदेश देता था और उसको मतलब सिर्फ सलाह देता था ये मंत्री को। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि वो काम करता है। अब काम तो करता है प्रधानमंत्री, पहले भी करता था मंत्री, पहले भी प्रधानमंत्री जो होते थे मतलब मंत्री होते थे वो भी काम करते थे, लेकिन वो उस समय ऐसे काम करते थे कि उनकी अपनी मन की नहीं चलती थी, मतलब वो अपने मन से काम नहीं करते, उनको पूरे जो काम दिया जाता था वो राजा ही देते थे। लेकिन अभी जो ऐसी हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है कि जो मंत्री है वो स्वयं से काम करेगा और वो जहां तक राष्ट्रपति को सलाह देगा कि वही काम करो जो एक प्रधानमंत्री सलाह देगा। मतलब राष्ट्रपति सिर्फ यहाँ पे आदेश देगा, लेकिन वो भी किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे। तो हमने राजा और महाराजाओं, राजा और प्रधानमंत्री के बारे में जो प्राचीन स्थिति होती थी उसे हम समझ लिए हैं, तो आप आई होप शायद आप समझ पाए होंगे। तो हम अब इन्हें वर्तमान समय में जो क्या प्रेजेंट में इनकी भूमिका है उसे हम समझने के प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आपने देखे होंगे 1947 से पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो उससे पहले हमारा जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उसी की शासन प्रणाली को हमने ले ली है, पार्लियामेंटल सिस्टम जो है संसदीय प्रणाली, उसको हमने अडॉप्ट कर लिए। तो हम पहले ब्रिटेन का समझेंगे तो फिर उस हिसाब से हम आसानी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देश में। तो हम ब्रिटेन के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है वो होती है वहां की रानी विक्टोरिया। आपने रानियों का नाम सुने होंगे। और जो वहां का जो काम करता है, जो रियल प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख जिसे कहते हैं, वो होता है वहां का पीएम। जैसे आपने देखे होंगे अभी हमारे यहाँ आने वाले थे पीएम 26 जनवरी को, लेकिन क्या हुआ वहां पे एक नया कोरोना स्ट्रेन निकल गया, तो इस वजह से उन्होंने अपना दौरा यहाँ का कैंसिल कर दिया। तो बोरिस जॉनसन नाम है उनका, तो वो आने वाले थे। तो वहां का जो मेन प्रमुख होता है वो रानी होती है, और जो मेन प्रमुख अपना प्रधानमंत्री, जो नाम मात्र का कहना चाहिए, राजा के जैसे जो राजा होता है वो रानी होती है वहां की। तो ये पहले हुआ करता था, जैसे कि हम बोलते थे कि रानी का शासन हो रहा है हमारे अंग्रेजों में, तो वो वही रानी ये थी। उनका जो काम करता था वो पीएम करता था, लेकिन हमारे यहाँ पर भी कोई काम करता था। अब रानी आकर तो यहाँ काम नहीं कर देगी हमारे भारत में। तो उस समय जो ब्रिटेन 1947 से पहले हमारे यहाँ जो काम करते थे इंडिया में काम करते इसके गवर्नर 1900 मतलब 1857 के पहले जो होते थे वो लॉर्ड गवर्नर कहते थे उनको, लेकिन उसके बाद से फिर उन्हें वायसराय भी कहने लगे क्योंकि वो रानी के प्रमुख होने लगे थे। तो उस समय जो काम करते थे हमारे यहाँ वायसराय या गवर्नर जो होते थे वो काम करते थे। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन नाम सुने होंगे, जो 1947 के समय थे हमारे यहाँ पे, तो वो काम करते थे। अब जो अभी का प्रधानमंत्री उस समय का वायसराय सेम ही थे, मतलब वायसराय समझ लो उस समय का पीएम, और राष्ट्रपति उस समय के हमारे लिए राष्ट्रपति होती थी ये रानी, होती नहीं थी लेकिन एक समझने के तौर पर उस समय हमारे लिए होती थी राष्ट्रपति रानी। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने अपना लिए 1947 के बाद में हमने ऐसा अपनाया कि जो हमारे सिस्टम में भी दो प्रमुख होंगे, एक होगा राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट हमारे, और दूसरे जो मेन होंगे जो वायसराय पद को हमने नाम दे दिए फिर प्रधानमंत्री पीएम। एक राष्ट्रपति होगा एक पीएम होगा। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली ये है कि यदि हमारे यहाँ पे दो प्रमुख हो जाएंगे, मतलब दो राजा की तरह कार्य करेंगे, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी कि इनका भी चुनाव करा फिर इनका भी चुनाव करा और दोनों फिर लड़ेंगे। यदि दोनों अलग अलग पार्टी से यदि चुन लिए गए, दोनों लड़ेंगे कि मैं काम करूंगा तो मैं काम करूंगा, मतलब राष्ट्रपति जी बोलेंगे मैं काम करूंगा पूरा, फिर ये कहेंगे ये मेरा काम है, तो इस वजह से लड़ाई हो गई। तो इन्होंने क्या किया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे इन्होंने यही राजा को जो यहाँ पे नाम मात्र के हुआ करते थे, वैसे ही राष्ट्रपति को यहाँ पे नाम मात्र का नहीं बनाया,
इन्होंने ऐसा बना दिया कि राष्ट्रपति को थोड़ी सीमित शक्ति, सीमित नहीं कहना चाहिए, शक्तियां कम मिल गई और इनको थोड़ा अधिक शक्ति, अधिक मतलब पूरी शक्ति मिल गई, क्योंकि हम इनके चुनाव में तो भाग लेते नहीं है। और जो हमारे यहाँ है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में वही जिम्मेदार मतलब वही मेन बनेगा जो जनता के बीच से चुन के आया। तो जनता के बीच से हम देखेंगे, आपने भी अभी भी 2000 चुनाव हुए थे अभी हमारे यहाँ, तो हम पीएम को चुनते हैं ना कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भी हमारे द्वारा चुना जाता है, लेकिन हम डायरेक्टली चुनते हैं यहाँ पे पीएम को। तो वही यहाँ पे राजा रानी होती है और हमारे यहाँ राजा जो होता है देश का वो होता है राष्ट्रपति। जैसे कि आपने देखे होंगे, इनको प्रथम नागरिक बोलते हैं। राष्ट्रपति मतलब प्रथम नागरिक। तो इनको प्रथम नागरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे यहाँ कभी जनगणना होती है, 2001 में जनगणना होती है, 2021 में अभी होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इस साल शायद लेट होगी, तो 2022 में शिफ्ट हो गई इस बार की जनगणना। वही जो जनगणना होती है उसमें पहला जो नागरिक चुना जाता है वो राष्ट्रपति का नाम दर्ज किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रथम नागरिक। तो ये होगा राष्ट्रपति और ये होगा पीएम, यहाँ पर पीएम। लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जो ब्रिटेन की पीएम होती है वो होती है वंशानुगत चुनी जाती है। वंशानुगत मतलब जो रानी है, फिर उसकी वंश में होने वाली रानी, वो रानी बन जाएगी, फिर उसके जो रानी की रानी होगी, फिर वो रानी बन जाएगी, बेटी बन जाएगी। लेकिन जो हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। वहां पे हम किसी को ऐसा नहीं कि हमारे रामनाथ कोविंद जी हो फिर उसके बाद हमने उन्हीं के बेटे को बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी राष्ट्रपति चुना जाएगा हमारे यहाँ। बस यही डिफरेंस है कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है निर्वाचित होता है और इनके यहाँ का राष्ट्रपति होता है वंशानुगत। राजा जो होता है वंशानुगत चुना जाता है, रानी। और हमारे यहाँ तो सेम ही होता है। यहाँ पर भी इनका पीएम जो होता है वो भी निर्वाचित होता है और हमारे यहाँ भी निर्वाचित होता है। तो आई होप आप इसे भी समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति और राजा का मतलब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कॉन्सेप्ट कहाँ से आया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अब हम इनको देखते हैं कि अभी चुनाव में क्या डिफरेंस होता है इनके। तो इनका जो चुनाव होता है हमारे राष्ट्रपति का वो होता है इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली चुनाव मीन्स इसमें जनता भाग नहीं ले सकती। इसमें जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, तो हमारे एमपी में विधानसभा है, तो विधानसभा के जो विधायक होंगे ये जाएंगे उन्हें चुनने, और जो हमारे सांसद हैं एमपी के, वो भी एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो जाएंगे फिर राष्ट्रपति चुनने। और जितने भी जो देशों के जितने अपने यूनियन टेरिटरी से केंद्र शासित प्रदेश स्टेट है वहां के सांसद जाएंगे और वहां के विधायक जाएंगे चुनने। वही विधायक जाएंगे जो निर्वाचित होते हैं। विधान जो आपने सुने कि विधान परिषद जो हमारे एमपी में नहीं है उसके सदस्य नहीं जाते यहाँ पे। जो निर्वाचित होते हैं वही जाते हैं यहाँ पर अपने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने, जो कि यहाँ पे जनता भाग नहीं लेती डायरेक्टली, इसलिए इसे इनडायरेक्टली चुनाव कहते हैं। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंस है इनकी बहुत, लेकिन उस टाइप से नहीं है कि हमारे काम के प्रति जिम्मेदार होंगे, इसलिए इन्हें इनडायरेक्टली चुना जाता है। और जो हमारे पीएम होते हैं, पीएम को हम डायरेक्ट चुनते हैं। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पे जो जनता होती है चुनाव के माध्यम से अपना पीएम को चुनती है, जनता डायरेक्ट भाग लेती है इसमें, इसलिए इनका चुनाव डायरेक्ट चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि आपने देखेंगे अभी चुनाव हुआ था 1 साल पहले, तो 2 साल पहले समझ लो, तो वो चुनाव में हम भाग लिए थे, अपने सांसद जाते हैं चुनने। जैसे किसी एरिया का जो ये इंडिया हो गया, इंडिया, तो ये हमारा एमपी है, तो यहाँ का एमपी का छोटा सा भाग है, यहाँ के सांसद जाएंगे और पूरे सांसद मिलके फिर अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो चुनाव होते हैं ये हम करवाते हैं। 543 जो मेंबर होते हैं वो जाके चुनते हैं कि हमारा पीएम कौन होगा। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। फिर हम इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनके कार्यों में क्या डिफरेंस होता है, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, पीएम के कार्य क्या होते हैं। इससे हम बहुत आसानी समझ पाएंगे कि हमारे पीएम और इसकी क्या भूमिका है। फिर हम अब समझते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रेजेंट समय में क्या है। राष्ट्रपति की कार्य शक्ति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति जी
इनके कार्य और शक्ति तो बहुत सारी हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ये पीएम की ही नियुक्ति करते हैं। जो हमारा जो चुनाव होता है तो उस समय जो बहुमत प्राप्त होते हैं जैसे जिस भी पार्टी को, जैसे इस बार बीजेपी को प्राप्त हुई, नेक्स्ट बार जब किसी और पार्टी को प्राप्त होगी तो उन सब में जो राष्ट्रपति चुना जाता है उन सभी सांसदों के बीच में, तो वो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो उसको जो नियुक्ति करता है वो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, मतलब उनको जो शपथ दिलाने का कार्य होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। फिर ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक होते हैं, ये जो हमारे वित्त संबंधी कार्य होते हैं उसको लेखा जोखा करते हैं उनका, कि कहाँ से कैसा कुछ फ्रॉड तो नहीं हो, मतलब कहाँ तक किस विभाग में कहाँ कितना पैसा गया है, उन सब की जांच करते हैं कि कहाँ का कमी हुई है, वो कार्य करते हैं। फिर निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव करवाते हैं, जो निर्वाचन आयुक्त मेन अधिकारी जो होता है वो उनकी नियुक्ति करते हैं। फिर राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। जैसे हमारे राज्य में होता है मुख्यमंत्री प्रधान, तो राष्ट्रपति अपने ही पद के जैसे एक राज्यपाल होता है वहाँ पे, तो उसकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, अपने हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है न्यायाधीश। मतलब हाई कोर्ट की जो नियुक्ति होती है उसका मतलब सिफारिश के आधार पे ही नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर जो सेनापतियाँ होते हैं हमारे 3 जो सेनापति होते हैं मेन, थल सेना के, फिर एक जल सेना के होते हैं जिसे नौसेना कहते हैं, उनके सेनापति मतलब उनके जो मेन होता है लीडर, जैसे था सेनाध्यक्ष वो बोलते हैं। फिर वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं हमारे, उनकी नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति। फिर जैसे समझते हैं अब आपातकाल, 3 तरह के होता है आपातकाल हमारा, एक राष्ट्रपति शासन, फिर एक हो जाता है हमारा राष्ट्रपति शासन हुआ, एक राष्ट्रीय आपात होता है, फिर तीसरे नंबर पे एक होता है हमारा वित्तीय आपातकाल, जहाँ पैसे की संकट जो हो जाती है उस समय होता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है ये किसी राज्य में लगाया जाता है, पर्टिकुलर राज्य में, यदि वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, जो पार्टियां हैं वहाँ के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रही हैं तो वो लगाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये 3 तरह से होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये कैसे होता है कि जो पहला तरीका होता है, या तो युद्ध हो जाए हमारे देश में जो युद्ध होता है, जैसे कि एक बार पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो उस स्थिति में लगाया जाता है युद्ध वाला। मतलब उस समय ऐसा लगाते हैं युद्ध का कि हमारा देश भी उस युद्ध में के लिए तैयार हो गया है, जैसे दोनों की सहमति से होता है युद्ध। हालांकि जो पाकिस्तान वाले जो आक्रमण होते हैं वो बाह्य आक्रमण कहलाते हैं। जो बाह्य आक्रमण मतलब जो बाहर से आक्रमण करते हैं उसके तरह तब लगाया जाता है आपातकाल। वो जो तीसरा आपातकाल होता है वो होता है हमारे देश के अंदर ही यदि कुछ समस्या उत्पन्न हो गई। तो पहले क्या होता था कि आंतरिक अशांति होने पे लगाया जाता था, लेकिन जो इस आंतरिक शब्द का जो प्रयोग है, आंतरिक अशांति जो शब्द का प्रयोग है, इसको जो इंदिरा गांधी ने गलत यूज कर ली थी इनका, तब से फिर संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए। 44 नंबर का जो अमेंडमेंट होता है उसमें चेंज कर दिए कि जो आंतरिक आपातकाल की जगह पे सशस्त्र विद्रोह, मतलब ऐसा विद्रोह जो होगा जहाँ पे बिल्कुल गोलियां निकल गई हैं, मिसाइलें दाग दी हैं, उस स्थिति में लगा जाता है ये वाला विद्रोह। लेकिन आजकल देखेंगे ऐसे आंदोलन बहुत कम होते हैं। जो हमारा किसान वाला भी जो आंदोलन चल रहा है वो भी बिल्कुल शांत, मतलब ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ कि बंदूकें निकाल ली, ये निकालनी है, वो मिसाइल विसाइल, नहीं, बिल्कुल शांत तरीके से विद्रोह कर रहे हैं। जो गांधी जी वाला विद्रोह होता था कि बिल्कुल शांत बैठ जाओ चुपचाप, किसी को करना है तो करे, नहीं करना नहीं करे, हम हमारी तरफ से हिंसा नहीं दिखाएंगे। तो ये आजकल ऐसे वाले विद्रोह नहीं होते सशस्त्र विद्रोह लगाने के लिए। तो आपातकाल आपने समझ लिए। क्षमादान की शक्तियाँ होती है, किसी कैदी को यदि ज़्यादा सज़ा मिल गई तो उसे कम कर दें, या फिर उसका जो होता है फांसी लगने की सज़ा उसे कम कर दें। तो ये क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में। और ये अध्यादेश मतलब कानून, ये कानून तब बनाए जाते हैं जब हमारे सत्र नहीं चल रहे होते हैं। सत्र मतलब जो हमारे संसद में जो होता है सत्र, कि सभी विधायक सभी सांसद लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके बैठ के कानून बनाएंगे। तो वो जब जैसे कि इमरजेंसी के टाइम, जैसे भी कोरोना काल चल रहा था, तब भी हमारा जो सत्र चल नहीं पा रहा था, उस समय क्या करते हैं कि यदि ज़्यादा ही ज़रूरत हो गई किसी कानून की, तब राष्ट्रपति बनाते हैं ये कानून। कि राष्ट्रपति पहले कानून बना देगा, वो कानून बन जाएगा, फिर उसे बाद में जब भी सत्र चलेगा तो उसे पारित करा के फिर वो
परमानेंट कानून बन जाएगा। ये परमानेंट नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति इसमें बार बार बनवा के इसे परमानेंट करवा सकता है कि पहले 6 महीने के लिए बनाया, फिर उसे एक्सटेंड कर देंगे, फिर जब तक वो सत्र चलेगा तब तक उनका कानून रहेगा। ये भी वही कानून की तरह पावरफुल कानून होता है। तो हमने ये राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में तो जान लिए, लेकिन हम पीएम के बारे में देखते हैं। क्या जब इतने सारे काम जब राष्ट्रपति कर लेगा तो पीएम के लिए बचेगा क्या? ऐसा नहीं है, सिर्फ ये राष्ट्रपति कार्य दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो पीएम होते हैं ये इसमें इंपॉर्टेंस भूमिका निभाते हैं। देख तो लिए, लेकिन अब देखते हैं राष्ट्रपति के संवैधानिक क्या प्रावधान है। तो इसके लिए एक आर्टिकल दिया है 53 में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल दिया 53। जितने भी जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगे, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे वो राष्ट्रपति में निहित होंगे। मतलब जो भी जो ऐसे जो ये कार्य दिख रहे हैं ये सभी कार्य राष्ट्रपति करेगा, उसके अंदर समाहित होंगे, मतलब वो कार्य करेगा। लेकिन कार्य तो करेगा, लेकिन जो उसका जो वो है कार्य करने का जो तरीका है, मतलब कैसे कार्य करेगा, वो कार्य करेगा हमारे पीएम के माध्यम से। पीएम के माध्यम से मतलब जो आर्टिकल दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनेगी। क्या बनेगी? मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद का जो मेन होगा, हालांकि मंत्रिपरिषद बनेगी मतलब मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को कि आप ये सब काम करिए, और राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। मतलब पावरफुल कौन हुआ? मंत्रिपरिषद। तो फिर मंत्रिपरिषद का मेन कौन होता है? हमारे पीएम। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो हमारा पावरफुल आदमी पीएम होगा। ये जो आप जितने भी कार्य देख रहे हैं, ये वाला कार्य छोड़ के, ये तब हो काम करेगा जो बहुमत प्राप्त हो गई तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री ही बन जाएगा, वही आदमी बनेगा जो इसके पास बहुमत होगा। लेकिन जो पूरे काम होंगे जी, सीएजी की नियुक्ति करना, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करना, न्यायाधीश, सेनापति, आपातकाल, ये अध्यादेश, इन सभी कार्यों के लिए सलाह कौन देगा? पीएम देगा। पीएम मतलब मंत्रिपरिषद, और उसे इस सलाह को मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो आप समझ गए होंगे कि पावरफुल कौन हुआ? हमारा पीएम हुआ। और पीएम के वही कार्य हैं जो ये राष्ट्रपति होता है। इसके लिए नियुक्ति के लिए ये सलाह देगा, इसकी नियुक्ति के लिए ये सलाह देगा। जैसे कि देखिए हमारा सेनापति जो होता है, सर्वोच्च सेनापति हमारा होता है राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जितने भी आपने देखे होंगे युद्ध लड़ते हैं हमारे यहाँ पे, वो युद्ध लड़ते हैं किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे। राष्ट्रपति के नाम पे लड़ते हैं ये लोग। लेकिन जब युद्ध जीत लेते हैं तो किसका नाम आता है? हमारा राष्ट्रपति जी का नाम आता है। युद्ध हारे भी तो इन्हीं का नाम आता है, जीते भी तो इनका नाम आता है। मतलब निभाएंगे भूमिका ये। लेकिन राष्ट्रपति लड़ता कौन है युद्ध? ये लोग लड़ते हैं। और इनका जो वास्तविक सेनापति होता है, जो आदेश देगा, वो होगा हमारा पीएम, इन सेनापतियों को आदेश देने वाला। जैसे कि आपने अकबर के बारे में सुने होंगे। अकबर बोलते हैं कि बहुत महान राजा था, महान राजा हैं भी, लेकिन क्या होता है कि वो युद्ध कभी अकबर ने नहीं लड़े हैं। वो युद्ध लड़े हैं उनके सेनापतियों ने। मान सिंह हुआ, आसफ खां हुआ, इन सेनापतियों ने ही युद्ध लड़े हैं। युद्ध लड़के उन्हें जीत दिलाई है, और वो जीत किसके नाम पे हो गई? अब अकबर के नाम पे। तो महान कौन हुआ? महान तो हुए, मतलब युद्ध लड़ना कोई महान बात नहीं है, लेकिन जो महानता उन्हें किसने दिलाई? वो दिलाई उनके सेनापतियों ने। लेकिन कौन जीता कहते हैं अभी भी? कि अकबर ने उसको हरा दिया। जो हमारे मतलब जो भी उसके अपोजिट में थे उन राजाओं को हरा दिया अकबर ने। जैसे वो महारानी दुर्गावती को भी हराया था। तो मतलब कहना चाहिए कि जीत किसकी हुई? अकबर की हुई। वैसे यहाँ पर भी राष्ट्रपति काम करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन किसके नाम पे करेंगे? राष्ट्रपति के नाम पे। जैसे कि आपने देखोगे पूरे प्रधान जितने भी हमारे जो मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री और अपने विदेश मंत्री, ये सब विदेश मंत्री जाते हैं अपने संधि करने। हमारे जैसे दूसरे कंट्री में जाते हैं, अमेरिका, इजराइल हुआ, फ्रांस हुआ, रसिया हुआ, तो वहाँ पे संधि करते हैं। लेकिन किसके नाम पे संधि करते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। पहले भी होती थी ऐसी संधियाँ कि संधि करता था मंत्री, और किसके नाम पे करता था? राष्ट्रपति के नाम से। तो आज भी चल रहा है वो। लेकिन जो बस डिफरेंस इस बात की है कि हमारा जो पीएम होते हैं अब इलेक्ट्रिक रूप से इलेक्टेड होते हैं, इन्हें हम निर्वाचित करके चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति को भी निर्वाचित करते हैं। लेकिन इनकी भूमिका सिर्फ राजा के समान है। जो ऐसा राजा जो सिर्फ गद्दी में बैठा रहेगा आराम से, आदेश भी देंगे लेकिन वैसे आदेश नहीं देंगे जो पहले की तरह देते थे।
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या अंतर है। लेकिन राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी होती हैं जो वो खुद से उनका उपयोग कर सकता है। उन्हें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होती जो विवेकाधीन शक्तियाँ। जो कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती है डिस्क्रेशनरी पावर, उसमें जैसे कि ये आ जाता है कि यदि प्रधानमंत्री नियुक्त किए, वो कब नियुक्त होता है जब बहुमत प्राप्त होती है। लेकिन जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है प्रधानमंत्री को, तो वो किसी ऐसी पार्टी को, मतलब प्रधानमंत्री ने किसी ऐसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होता, जैसे 543 में से आधे किसी को नहीं मिल पाए, तो वो एक ऐसी पार्टी को चुनता है, मतलब आदमी को चुनता है जो ये सिद्ध कर सके लोकसभा में कि हमारे पास बहुमत है। तो उस समय उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ काम आ गई। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती जैसे कि वो मान लो यदि चुनाव होने वाले हैं अभी, तो चुनाव के पहले लग जाती है आचार संहिता। आचार संहिता लग जाती है तो क्या होता है कि जो पुरानी जो पार्टियां होती है, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता चला रही होती हैं, अब वो पार्टी ऐसा करेगी कि भाई राष्ट्रपति को ये सलाह देगी कि आप ऐसा काम करिए कि हमारा चुनाव में फायदा हो जाए। तो उस समय राष्ट्रपति को ध्यान रखना पड़ता है कि वो कि जो मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह दी गई है, तो वो ऐसी सलाह ना हो जो उस पार्टी को चुनाव में लाभ पहुंचाए। तो उस समय राष्ट्रपति को ध्यान देना पड़ता है कि अपनी विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से, हालांकि संवैधानिक नहीं होती विवेकाधीन शक्तियाँ, वो अपने सिर्फ मन से कर सकता है कि ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी पार्टी को यहाँ पे लाभ ना पहुंचे, जिससे वो चुनाव में जीत हासिल कर सके। पूरा मतलब फेयरली काम करना पड़ता है राष्ट्रपति को यहाँ पे। और एक शक्ति होती है इसके पास कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद, जैसे अचानक मृत्यु हो जाती है किसी की भी, इंदिरा गांधी की उस समय मृत्यु हो गई थी, तो उस समय अपने मतलब उस समय ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर सके, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे कि आप में से किसी को भी नियुक्त कर सकता है उस समय, कि पहले नियुक्त कर देगा, फिर उसे बाद में कहेगा कि यार तुम सिद्ध करके बता बहुमत कि तुम्हारे पास है कि नहीं उस 543 का आधा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था विवेकाधीन शक्तियों में। तो बस आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त करते हैं। शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया होगा, तो इसके लिए सॉरी। और यदि थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।